सोचिए जरा, एक टीम टेस्ट मैच की दोनों पारियों में मिलाकर 835 रन बना दे। 835? हाँ, और उसमें 5 अलग-अलग शतक भी हों और फिर भी वो टीम मतलब मैच हार जाए। कमाल है। हेडिंग्ले में भारत इंग्लैंड पहले टेस्ट में यही गजब की कहानी हुई। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी नहीं, ये तो इतिहास बन गया है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार? हाँ, कि किसी टीम ने मैच में 5 शतक लगाए हों और उससे हार मिली हो। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि मैच कितना मतलब असाधारण था। तो आज हम इसी मैच की परतें खोलेंगे। हमारे पास जो भी मैच रिपोर्ट्स हैं, खेल समीक्षाएं हैं, उनके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या। सही है। तो शुरुआत भारत के शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन से करते। हाँ, क्यों नहीं। पहली पारी में देखिए, कप्तान के तौर पर अपना पहला ही मैच खेल रहे थे शुभमन गिल। उनका शतक आया 127 रन। हाँ। और साथ में यशस्वी जायसवाल का भी शतक 101 रन। ये तो बस मतलब शुरुआत ही थी। हाँ, और फिर दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने तो जैसे कमाल ही कर दिया, दोनों पारियों में शतक। हाँ। वो कुछ चुनिंदा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाजों में शामिल हो गए ऐसा करके, और साथ में केएल राहुल का भी एक बहुत जरूरी शतक था। तो कुल मिला के 5 शतक। 5 शतक और टोटल 835 रन। मतलब कागज पर देखो तो ये स्कोर तो ऐसा लगता है कि आप तो हार ही नहीं सकते। बिल्कुल, 5 शतक एक ही मैच में, और वो भी हारने वाली टीम से। ये दिखाता है कि इंडिविजुअल टैलेंट तो बहुत था। हाँ, भरपूर था। गिल का कप्तानी डेब्यू पर शतक लगाना, वो भी उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। लेकिन फिर ये रन बोर्ड पर लगने के बाद भी मैच हाथ से फिसल कैसे गया? यहीं पर शायद इंग्लैंड के जवाब की बात करनी होगी। सही कहा। इंग्लैंड की पहली पारी में जब वो थोड़ा क्या कहते हैं मुश्किल में लग रहे थे, तब ओली पोप का वो नाबाद शतक आया 100 नॉट आउट। अच्छा। उसने न सिर्फ इंग्लैंड को फॉलो ऑन से बचाया, बल्कि उनको मैच में एक तरह से टिकाए रखा। वो पारी थी जिसने शायद भारत को पहली बार ये सिग्नल दिया कि भाई ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। और फिर आई वो ऐतिहासिक चौथी पारी। इंग्लैंड के सामने टारगेट था 371 रनों का। 371। हाँ, और ये इंग्लैंड के टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज है। बिल्कुल, और ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट का 10वां सबसे बड़ा। मतलब ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। निश्चित रूप से। और इस पहाड़ पर चढ़ाई की लीड ली बेन डकेट ने। क्या पारी खेली, 149 रन, वो भी तेजी से। हाँ, आक्रामक पारी थी। और जैक क्रॉली के साथ उनकी वो 188 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप, उसने तो मैच का मतलब रुख ही बदल दिया। उस पार्टनरशिप ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उसने भारत के गेंदबाजों के कंधे झुका दिए, और जीत का जो यकीन था वो इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में भर दिया। वो साझेदारी तो वाकई देखने लायक थी। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहा है। बिल्कुल। जिस आसानी से वो रन बना रहे थे, उसने यकीनन भारतीय टीम पर जबरदस्त प्रेशर डाला होगा। हाँ, जब ओपनर्स आउट हुए तब जो रूट नाबाद 53 और जिमी स्मिथ नाबाद 44, उन्होंने बिना किसी हड़बड़ाहट के बड़े आराम से संयम से टीम को जीत तक पहुंचा दिया। स्मिथ का वो विनिंग 6। हाँ, वो जैसे इंग्लैंड की जो निडर सोच है ना बेसबॉल वाली, उसका प्रतीक बन गया। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर भारतीय फैन के मन में है। 835 रन बनाने के बाद भी भारत कहाँ चूक गया? क्या ये सिर्फ कुछ गलतियों का नतीजा था या कुछ और? देखिए, कारण तो कई नजर आते हैं। पहला और सबसे साफ जो दिखता है वो है भारत की फील्डिंग। फील्डिंग। अहम मौकों पर कैच छोड़ना, बाउंड्री पर मिसफील्ड करना, इसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जीवन दान दिया और उन पर से प्रेशर हटाया। जब आप इतने बड़े स्कोर को डिफेंड कर रहे हो तो हर आधा मौका भी लेना पड़ता है। सही बात है। कुछ कैच तो बहुत ही महंगे पड़े। और दूसरी बात जो चुभ रही है वो है लोअर ऑर्डर का प्रदर्शन, दोनों ही पारियों में। ये एक बहुत अहम पॉइंट है, खासकर दूसरी पारी में। देखो, जब भारत को शायद थोड़े और तेज रन बनाकर इंग्लैंड पर दबाव डालना था, तब आखिरी 10 विकेट सिर्फ 31 रन पर गिर गए। सिर्फ 31 पर? हाँ, ये सिर्फ रन ना बना पाना नहीं है, ये दिखाता है कि शायद प्रेशर में बल्लेबाजी बिखर गई। पहली पारी में भी पुछल्ले बल्लेबाजों से ज्यादा कुछ मिला नहीं था। और गेंदबाजी के मोर्चे पर जसप्रीत बुमराह ने तो अपना सब कुछ लगा दिया, पर क्या वो अकेले पड़ गए, खासकर चौथी पारी में? देखिए, बुमराह की गेंदबाजी तो शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं, पर टेस्ट क्रिकेट में जीत के लिए पूरी बॉलिंग यूनिट का एक साथ चलना बहुत जरूरी होता है। हाँ। चौथी पारी में दूसरा एंड से लगातार प्रेशर बनाने और विकेट निकालने में थोड़ी कमी लगी। इंग्लैंड के बैट्समैन ने उन्हें सेटल होने का मौका नहीं दिया और बुमराह पर से प्रेशर हटाने में कामयाब रहे। और यहाँ इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी की भी तारीफ करनी होगी। क्या लगता है,
बेन स्टोक्स का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला वो सिर्फ एक गैम्बल था या पिच की समझ थी? ये शायद दोनों का मिक्स था। हेडिंगली की पिच सुबह में मदद करती है, ये सोच रही होगी, लेकिन साथ ही ये उनका बेसबॉल वाला कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि हम कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं। अच्छा। और उनकी टीम ने चेस करते हुए जिस तरह का कंट्रोल और शांति दिखाई, वो काबिले तारीफ था। तो अगर संक्षेप में देखें, भारत के लिए पंत के दोहरा शतक और गिल का कप्तानी डेब्यू शतक यादगार रहे, पर इंग्लैंड के लिए डकेट की मैच जिताऊ पारी और पोप का वो अहम शतक ज्यादा असरदार साबित हुए। बिल्कुल। भारत की फील्डिंग और निचले क्रम की नाकामी भारी पड़ी, जबकि इंग्लैंड ने प्रेशर में बेहतर खेल दिखाया। एकदम सही। ये मैच एक तरह से सबक है कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ रन बनाना ही काफी नहीं होता। आपको मैच के हर डिपार्टमेंट में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और मेंटल टफनेस सब में लगातार अच्छा करना होता है। इंग्लैंड ने ये कर दिखाया, खासकर लक्ष्य का पीछा करते हुए। अब सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। भारत के लिए 2 जुलाई से जो दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, उससे पहले सोचने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, फील्डिंग को टाइट करना होगा, लोअर ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी होगी और बुमराह को दूसरे एंड से बेहतर बॉलिंग सपोर्ट चाहिए होगा। गिल की कप्तानी पर भी अब और ज्यादा नजरें रहेंगी। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या भारत का 835 रन और 5 शतकों के बावजूद हारना सिर्फ कुछ फील्डिंग की गलतियों या निचले क्रम की एक खराब पारी का नतीजा है, या ये इस तरफ इशारा करता है कि व्यक्तिगत शानदार प्रदर्शनों को लगातार टीम की जीत में बदलने के लिए प्रेशर झेलने की क्षमता में कहीं कोई गहरी चुनौती है? या फिर हमें सिर्फ इंग्लैंड के उस असाधारण और निडर रन चेज को ही सलाम करना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।